हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या संक्रमण मॉडल पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कल आपने इसके थ्योरीज़ को पूरा देख लिया था, जो सिद्धांत था उस पर, और डीप में हम लोगों ने देखा था। कोशिश किया गया था कि कोई एक टॉपिक वहाँ से छूटे न जहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हायर का ये बैच का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, यानी कि आप पहले लेक्चर का ये आपका सॉल्व होगा, यानी कि जो आपका एमसीक्यू है जनसंख्या संक्रमण मॉडल पे। लगभग इसमें 15 प्रश्नों को हमने एक टॉपिक से इंक्लूड किया है, यानी कि एक मॉडल आपका ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसी तरह से आपको जो बैचेज यहाँ पे चल रहे हैं हायर का, उसमें आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज कराया जाएगा। ठीक, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट कंप्लीट कराया जाएगा और इस पर आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका टीजीटी पीजीटी का भी बैच चल रहा है, नेट जेआरएफ भी चल रहा है और हायर का भी कल से आपका स्टार्ट हुआ। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ पे पाएंगे आप। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आपका बैच है। ठीक, और पीजीटी का जो आपका टेस्ट सीरीज है ये 25 से स्टार्ट किया जाएगा। तो यदि आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग टेस्ट जो करते हैं वो कंबाइंड और यूनिट वाइज दोनों करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है जनसंख्या संक्रमण मॉडल से, चूँकि यहाँ पे देखिए हायर का यूनिट नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसके बाद जो है हायर का जो आपका समुद्र विज्ञान है उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो एक साथ लगभग आपका 2 यूनिट मान के चलिए कि एक साथ 2 यूनिट यहाँ पे चलेगा, जिससे कम से कम 2 से 3 महीने में ही 3 महीने मान के चलिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में जो घटित क्रमिक परिवर्तन है उसको क्या कहा जाता है। ठीक, ये देखिए प्रश्न आपका 3 से 4 बार पूछा गया है और ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है, जीआईसी में भी पूछा गया है। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबे समय में जो परिवर्तन होता है या क्रम से जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट है, जननांगी संक्रमण या गत्यात्मकता है या रूपांतरण है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जननांगी संक्रमण इसे कहते हैं। विस्फोट की स्थिति आप जानते हैं कि अचानक जो वृद्धि हो जाए। ठीक, और जननांगी गत्यात्मकता का मतलब कि एक टाइम पीरियड में जो गतिशीलता उसमें देखी जाती है। ठीक, जननांगी रूपांतरण का एक रूप से दूसरे रूप में जो जनसंख्या का रूपांतरण देखा जाता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है कि जो शब्द हैं उसके अंदर में। तो मतलब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जननांगी संक्रमण क्या है। तो जननांगी संक्रमण एक लंबी दीर्घकालीन समय के बाद जो जनसंख्या वृद्धि में एक स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन देखने को मिलता है, वही आपका ट्रांजिशन होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, फादर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहा जाता है। तो आपने ये देखा था कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पिता यानी फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कौन है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पिता आपका यहाँ पे ट्रिवार्था है, जबकि फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है। तो फादर ऑफ डेमोग्राफी यहाँ पे नोटेस्टीन महोदय हैं। ठीक, और ब्लेकर ने जो इसकी 5 स्टेजेस बताए थे ये हैं, और थॉमसन ने पहली बार जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात बताई थी कब, 1929 में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जननांगी संक्रमण के अंतिम चरण में है। अंतिम चरण का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों क्या हो, न्यूनतम हो, एकदम निम्न स्तर है, यानी कि जनसंख्या जो है वो अस्थायी स्थिति में पहुँच जाए, न घटे न बढ़े, मतलब एक शून्य जनसंख्या वृद्धि आप कह सकते हैं। ठीक, तो किस देश में है या उस स्थिति में कौन सा देश पहुंच गया है। भारत है, जापान है, मिस्र है, जमैका है। देखिए भारत आपका तीसरे स्टेज में है, मिस्र और जमैका ये होंगे नहीं। तो इसमें जो विकसित देश है वही अंतिम स्थिति में पहुंचेगा, क्योंकि जनसंख्या जो स्थिर हो गई ये विकसित देशों की ही है, जहाँ पे एकदम डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है, एकदम लो लेवल पे है। जैसे यूरोपियन कंट्री की कई पॉपुलेशन वाले यूरोपियन यानी कि यूरोपीय देश के में कई स्थिति ऐसी बनी है, कई देशों की स्थिति कि जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या है, शून्य है। ठीक, जो यूरोप में जनसंख्या वृद्धि की दुविधा का कारण भी है। ठीक, ये देखिए आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या स्थिरता के क्या कारण हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे
कि जनसंख्या केवल विकासशील देशों के लिए ही समस्या है या विकसित देशों के लिए भी जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या की स्थिति उसको भी कुछ उस पर भी कुछ प्रभाव डालती है कि नहीं डालती है विकसित देशों में। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कौन सा जननांकी संक्रमण के अंतिम चरण में है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा जापान। ठीक, अगला देखिए ब्लैकर ने जननांकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं को बताया। देखिए ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, तो ब्लैकर ने जननांकी संक्रमण के कुल 5 अवस्थाओं की बात की थी। उसके बाद देखिए जननांकी ये सब कराया गया आप लोगों को, तो आपने प्रैक्टिस किया होगा उसको, जो आपको पीडीएफ दिखाया गया था, पीडीएफ दिया गया, वीडियो भी दिया गया, तो आप यहाँ से निश्चित तौर पे इसको कर ले जाएंगे। और कोशिश ये करिए कि जो 15 प्रश्न दिए गए हैं 15 में 15 आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये जो आपको पढ़ाया गया उसी से दिया गया है। 5वां देखिए जननांकी संक्रमण मॉडल किस अवस्था में मृत्यु दर में तेज गिरावट और जन्म दर उच्च बनी होती है। तो आपको पहले ही बताया गया कि ये स्थिति कब होती है। पहले स्टेज में क्या होता है, पहला स्टेज में मैक्सिमम बर्थ रेट होती है, मैक्सिमम डेथ रेट होती है। दूसरे में आप आते हैं क्या होता है, दूसरे में आने पे जो डेथ रेट है वो गिरावट उसमें होती है, लेकिन बर्थ रेट में गिरावट नहीं होती है। बर्थ रेट क्या होता है, ऊंचा बना होता है। ठीक, और विकल्प देखिए आदिम जनसांख्यिकी चरण है, तरुण जनसांख्यिकी चरण है, बाद में विस्तारित जनसांख्यिकी चरण है या प्रौढ़ जनसांख्यिकी चरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए दूसरा जो है तरुण अवस्था में क्या होता है, सेकेंड स्टेज यानी तरुणावस्था। और इसमें क्या होता है कि जनसंख्या में जो है यहाँ पे वृद्धि तेज़ गति से होती है, यानी विस्फोट की स्थिति इसी में आ जाती है, क्योंकि इस समय मृत्यु दर में कमी हो गई है और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये एकदम हाई लेवल बनी हुई है। ठीक, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखिए जनसांख्यिकी मॉडल के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन किया जाता है जननांकी मॉडल में। यह विकसित देशों के संदर्भ में ये विकसित किया गया है। किसको, जो जनसंख्या का मॉडल है यानी संक्रमण मॉडल है, इसको यहाँ पे कह रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन है। तो बात सही है, क्योंकि जननांकी मॉडल में 5 जो स्टेज आप पढ़ते हैं उसमें बर्थ रेट डेथ रेट ही तो पढ़ते हैं, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी मिनिमम हो जा रहा है। ठीक, और दूसरा देखिए कि विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया इसे, बात सही है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन्हीं के अध्ययन करके ये जनसंख्या संक्रमण मॉडल थॉमसन और नोटेस्टीन महोदय ने दिया था, तो ये भी सही है। अगला देखिए जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में इसकी स्वीकृति मिली है, तो ये बात सही है, क्योंकि जो विश्वव्यापी मॉडल की यानी जो विकसित देश है उनमें ये स्थिति हो गई, तो जो विकासशील देश हैं जैसे भारत भी इसमें आ गया, बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया गया है, श्रीलंका भी इसके स्टेजेस में किसी न किसी में फिट बैठ जा रहा है। तो यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि का यह एक मॉडल विश्वव्यापी मॉडल के रूप में इसे स्वीकार किया गया, तो ये भी आपका सही है। अगला देखिए 4 अत्यंत रीतिबद्ध अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, तो 4 अत्यंत रीतिबद्ध नहीं है बल्कि 3 बेसिक हैं। उसके बाद ब्लैकर ने 5 कहा था, और 4 के जो कॉक्स महोदय उन्होंने 4 मान लीजिए बताए ही थे, लेकिन 5वीं जो अवस्था उसको किसने इसमें जोड़ा था, कोलिन क्लार्क महोदय। देखिए 1970 में इन्होंने जोड़ा था, और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 5वीं अवस्था को किसने जोड़ा, तो आप क्या लगाएंगे, कोलिन क्लार्क। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही, 1, 2 और 3, तो इसमें विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें नोटेस्टीन है, ब्लैकर है, कॉक्स हैं, सॉक्स हैं। तो राइट आंसर नोटेस्टीन है। देखिए थॉमसन नोटेस्टीन दोनों दिया होता, दोनों सही होता। अगला देखिए किसी देश में जननांकी संक्रमण की अवस्था होगी, यानी कि कोई भी देश है वह किन किन जननांकी संक्रमण की अवस्थाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि सबसे पहले किस अवस्था में होगा, फिर कौन सी अवस्था आएगी, फिर कौन सी अवस्था, फिर कौन सी अवस्था आएगी। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि जनसंख्या संक्रमण की ये अवस्थाएं दी गई हैं, कोई भी देश हो जब वो इन अवस्थाओं से गुजरता है तो स्टेप बाय स्टेप पहले स्टेप में वो किस अवस्था में पहुँचता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि अति जन्म दर निम्न दर, तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, हाई लेवल पे बना होता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, मृत्यु दर घटता है और जन्म दर अपना उच्च बना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया गया मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है कि यानी मृत्यु दर कम हुआ और जन्म दर ऊंचा बना रहा। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है, तो बात सही है। और चौथी स्थिति में ये होता है कि एकदम लो लेवल मिनिमम बर्थ रेट और मिनिमम डेथ रेट होता है। ठीक, तो ये स्थिति होती है कि कोई भी जो देश है ये इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें राइट आंसर 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए किस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता का मतलब क्या, ना तो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो ना घटोतरी हो। ठीक,
तो पहली अवस्था में क्या होता है, धीमी वृद्धि होती है, दूसरे में भी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है, तीसरे में भी धीमी वृद्धि होती है, चौथे में ये होता है कि यहाँ शून्य लगभग हो जाता है, यानी जनसंख्या स्थिरता ये प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बर्थ रेट होती है, मिनिमम डेथ रेट होती है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, यानी कि फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें दिया है कि सही क्रम में आपको लगाना है। तो इसमें दिया धीमी वृद्धि दर, निम्न अचल यानी कि निम्न वृद्धि दर, उसके बाद विलंबित वृद्धि और द्वितीय वृद्धि यानी विस्फोट की स्थिति। दूसरा दिया है धीमी, उसके बाद विस्फोट की स्थिति होती है, फिर विलंबित वृद्धि दर होती है, फिर आपका निम्न अचल या स्थिर जनसंख्या की स्थिति हो जाती है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाता है, क्योंकि पहले वाले में आपने देखा था कि सबसे तेज ग्रोथ रेट वहाँ पे देखने को मिलती है, ग्रोथ रेट या सॉरी बर्थ रेट और डेथ रेट सबसे मैक्सिमम होती है, तो जो वृद्धि दर होती है क्या धीमी होती है। दूसरे में जो डेथ रेट होता है वो उसमें गिरावट होती है, लेकिन बर्थ रेट आपका ऊंचा बना रहता है, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आती है। तीसरे में दोनों में कमी होती है, तो धीरे धीरे वृद्धि होती है। चौथे में दोनों क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, सबसे न्यूनतम। तो यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 10 का। 11 देखिए, जननांगी संक्रमण मॉडल किस क्षेत्र के अनुभव के आधार पर नहीं दिया गया। तो जननांगी संक्रमण का जो मॉडल है इन 3 क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर दिया गया था। यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया था, यूरोप था, इसमें एशिया शामिल नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। किसने दिया था, थॉमसन ने और नोटस्टीन महोदय ने। ठीक, थॉमसन ने 1928-29 आपको मिलेगा ये, और नोटस्टीन ने 1945 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें कि जननांगी संक्रमण की द्वितीय अवस्था कौन सी है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, निम्न जन्म दर या उच्च मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर गिरती मृत्यु दर, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर निम्न होता है। तो ये स्थिति कहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, तो इसमें देखिए जो द्वितीय अवस्था होती है इसमें मृत्यु दर निम्न नहीं बल्कि क्या होती है, घटती हुई होती है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जन्म दर तो उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर निम्न नहीं बल्कि घटती हुई दिखाई, या गिरती हुई मृत्यु दर यहाँ पे होती है। ठीक, तीसरे स्टेज में। चौथे स्टेज में क्या होता है कि निम्न जन्म दर। तो एक हद तक ये भी आपका ए वाला विकल्प भी आप इसमें सही कर सकते हैं। यदि देखिए जब आपको 2 अच्छे में सबसे अच्छा चुनना हो, यानी 2 सही में एकदम सही चुनाव करना हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ज़्यादा जो बेटर है वही आपके लिए सही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, निम्न जन्म दर है, यहाँ उच्च मृत्यु दर है, तो ये दोनों उल्टा कर दिया। यहीं पे मान लीजिए इसमें राइट आंसर आपका सी होगा ही। यहाँ पे एक यदि विकल्प मान लीजिए यहाँ पे हमने ये दे दिया जो निम्न जन्म दर है, इसकी जगह मैं यहाँ पे दे देता निम्न मृत्यु दर और यहाँ पे उच्च जन्म दर कर देता। ठीक, अब आप कहेंगे कि जन्म दर भी यहाँ पे भी गिर रही है और यहाँ तो निम्न है, तो यही अंतर है। दूसरी स्टेज में यदि मान लीजिए ये दोनों विकल्प दे दें आपसे, तब आपको लगाने के लिए कहे, तब आप गिरती मृत्यु दर को फोकस करिएगा। ठीक, और मान लीजिए ये विकल्प ना दे और गिरती मृत्यु दर की तरह यहाँ पे दे दे निम्न मृत्यु दर, ठीक, तो भी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न जो है वो विकल्प में दे देता है कि एकदम बहुत नज़दीकी विकल्प देगा, तब वहाँ पे आपके लिए ये समस्या उत्पन्न हो जाता है। और आपने यदि क्लियर कट में इसको देखा है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन यदि थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो इसमें आप गलतियाँ कर जाएंगे। ठीक, अगला देखिए, द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपके नोट्स में ये लिखा भी नहीं गया है और ये अलग से मिला है, तो इसलिए यहाँ पे इसको दिया गया है। तो द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। बेनेडी, लैथ्रेब या कोलमैन या फिट्जराल्ड, किसने दी थी। बेनेडी महोदय ने द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा को दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है 14 नंबर, उत्तर वर्धमान अवस्था में क्या होता है। तो उत्तर वर्धमान अवस्था में आपका उच्च जन्म दर या मृत्यु दर होती है। जन्म दर या मृत्यु दर में ह्रास होता है, या जन्म दर और मृत्यु दर निम्नतर होता है, या जन्म दर उच्च और मृत्यु दर में क्या होता है, कमी होती है। ठीक, तो उत्तर वर्धमान स्थिति में क्या होता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होती है। ठीक, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था में क्या होता है कि मृत्यु दर तो इसमें गिरती हुई होती है लेकिन जन्म दर उच्च होता है। ठीक, और प्रथम अवस्था में क्या होता है, उच्च अवस्था में या उच्च स्थायी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई लेवल बने हुए होते हैं। ठीक,
तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ह्रास होती है। कहाँ पे? उत्तर वर्धमान अवस्था में। और इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है इसमें दिया गया है, किसने अपने मॉडल में माल्थुजियन साइकिल यानी माल्थस चक्र एक अवस्था के रूप में दिखाया? ठीक, साक्स हैं, कॉक्स हैं, ब्लेकर हैं, कोलिन क्लार्क हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो कॉक्स महोदय ने माल्थुजियन साइकिल की बात की थी। ठीक, इन्होंने 5 स्टेज की बात की थी, जिसमें माल्थस साइकिल का भी चक्र यानी माल्थस चक्र का उपयोग इन्होंने अपने वर्गीकरण में किया था। ठीक, तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा। और जो PDF प्रोवाइड कराया गया तो उसमें आप इन सब के बारे में पढ़ पाएंगे। क्लार्क को भी लिखा गया है, ब्लेकर ने क्या बताया, कॉक्स ने क्या बताया, साक्स ने क्या बताया। ठीक, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया है। ठीक, तो ये टोटल आपका 15 प्रश्न हो गया, जो किस पे बेस्ड था? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पे। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा जनसंख्या संसाधन प्रदेश, जो एकरमोइन महोदय ने दिया है, और उन्होंने किन आधारों पे उसका वर्गीकरण किया है और किन आधारों पे उन्होंने विश्व जनसंख्या प्रदेशों को 5 भागों में बांटा है। ये प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।